जिंदा रहेंगे तेरे ख्यालात मुलायम। बहुत अच्छी महफिल सजाई है आप लोगों ने। एक काम मैं करना चाहता हूं अपना संचालन शुरू करने से पहले। मेरे भांजे हैं दीपक रंजन, मैं उनसे निवेदन तो नहीं कर सकता लेकिन उनको आदेश जरूर दे सकता हूं कि आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री अखिलेश जी का वो आकर के सम्मान करें और उनको पुष्प गुच्छ भेंट करें। ये मुख्य अतिथि को भी तो हमें सम्मानित करना है, भले वो मुख्य होस्ट हैं यहाँ पर लेकिन मंच के तो मुख्य अतिथि हैं। तालियां आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। गोप साहब बैठे हुए, स्वागत है। अंबिका चौधरी जी का स्वागत है, जिनके मैं नाम जानता हूं, मैं उनका सबका स्वागत करता रहूंगा। जिनका नाम नहीं जानते तो उसमें इस तरह से करेंगे कि आदरणीय अखिलेश जी एंड कॉपी टू ऑल, ये कर देंगे हम। सबको बहुत बहुत बधाई। रिबू जी हैं यहाँ पर। अब मंच व्यवस्थित हो चुका है, कवि सम्मेलन शुरू होना चाहता है। अब मैं डॉक्टर उदय प्रताप जी से निवेदन कर रहा हूं कि वो मुझे आमंत्रित कर दें कविता पढ़ने के लिए। हो गया दादा ने कहा हो गया तो आप जोरदार तालियां बजा दीजिए। क्या है, संचालक जो है वो छोटी बहू होता है। ऐसा है कि ये जो है अपनी हास्य प्रियता के लिए लखनऊ की शान हो गए हैं और लखनऊ की पहचान हो गए हैं, इसलिए अब इनको हम क्या बुलाएं। ये अपने आप ही बहुत अच्छे कवि हैं और इन्होंने गीत भी लिखे। मैं यहाँ का नहीं कहूँगा, यहाँ तो आप हास्य की कविता सुनाई हो जो सुना रहे थे, लेकिन अब एक बार आपका गीतों का अलग से प्रोग्राम होगा। क्या बात, एक प्रोग्राम और मिला। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अध्यक्ष आदरणीय दादा उदय प्रताप जी, आदरणीय अखिलेश जी, शिवपाल भाई साहब और मंचासीन हमारे कुलगुरु हैं हास्य के सुरेंद्र शर्मा जी, और आप सबको सादर प्रणाम करता हूं। अब मैं कवि की भूमिका में हूं। स्वागत में एक बार तालियां बजाइए आप। आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं। अरे आप चलकर आ गए हैं शुक्रिया, लोग तो भूकंप में हिलते नहीं हैं। मैं जानता हूं आप लोग क्यों बैठे हैं, आप लोगों को भी पता है क्यों बैठे हैं। अगर आदरणीय अखिलेश जी मंच पर नहीं होते ये बिल्कुल सच्ची बात है। मैं आरडीएसओ है यहाँ पे, रेलवे का एक वो है, तो आरडीएसओ के कवि सम्मेलन में गया मैं। शाम को 5 बजे से कवि सम्मेलन था। शुरू होते होते 5:45 बज गया। पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ, सामने अधिकारी बैठे हुए, डायरेक्टर, जीएम वगैरह, और मंच पर हम 9 कवि बैठे हुए। 5:45 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ। माला पहनाते पहनाते 6 बज गया और 6:05 पे पहली लाइन छोड़ के धीरे से पीछे से सब निकल गए, पिछले गेट से। सारे अधिकारी बैठे रहे, हम 9 कवि। उस दिन हमने ये तय किया था कि जो सबसे बड़ा व्यक्ति होगा उसको मंच पर बिठाएंगे, जिससे उस व्यक्ति की गुड बुक में शामिल रहने के लिए आप लोग सामने बैठे रहेंगे। और आप लोग पक्का अखिलेश जी की गुड बुक में शामिल रहने के लिए सामने बैठे, मैं इस बात को समझता हूँ। नहीं, कई बार बहुत लोगों के फोन आ चुके हैं, अभी आते हैं बहुत। अच्छा, बहुत लोग तो अखिलेश जी यूं जाते हैं, फोन आया वाया नहीं होता है, ऐसे उठाते कहते हैं हाँ हाँ हाँ, और चले जाते हैं, आया नहीं होता है। एक जने ऐसे चल दिए तो हमने उन्हीं का नंबर मिला दिया। घबरा गए, बिल्कुल एकदम घबरा गए, बिल्कुल उनकी हालत खराब हो गई। हमने कहा जाना तो ऐसे चले जाओ। लेकिन जो दीपक रंजन ने सजाया है आज का, एक बार मैं चाहता हूं कि दीपक के लिए भी तालियां बजनी चाहिए। हालांकि दीपक का मैं मामा हूं और मामा हमेशा शकुनी, कंस, माहिल, मारीच टाइप का होता है, लेकिन मैं दीपक का चंदा मामा हूं, क्योंकि ये हमसे हर काम में चंदा लेते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कार्यक्रम, बहुत अच्छा शानदार कार्यक्रम। मैं वो कविता सुनाना चाहता हूं जो पहली बार मैंने यहाँ पर सुनाई थी, हास्य और व्यंग्य की कविता है।
सच्ची घटना पर आधारित है। मैंने जितनी भी कविताएं लिखी सब सच्ची घटना पर, लेकिन वो घटना मैं बता दूं जो रविदास जी ने मुझसे 3 बार अभी कहा है। हमारे विधायक हैं, हमारे क्षेत्र के विधायक हैं। तो एक बार क्या हुआ, मेरी वाइफ ने रात में हमसे कहा कि धनिया ले आओ। धनिया ही कहा था। तो हम चले, मोटरसाइकिल थी मेरे पास, 100 का नोट था मेरे पास, और देखा एक 10 का नोट और पड़ा है। हेलमेट लगाना भूल गया, मैं विपुल खंड गोमती नगर में रहता हूँ। जैसे अम्बेडकर चौराहे पहुंचा, देखा जांच हो रही है, पुलिस के लोग खड़े हैं। अब हमको रोक लिया, हेलमेट नहीं लगाए थे। बोले 1000 का फाइन पड़ेगा। हमने कहा भाई साहब 1000 तो है नहीं, 110 रुपए हैं, धनिया लेने जा रहा था, 100 आप ले लीजिए। अच्छा, अच्छी पुलिस थी, मान गई। नहीं, भगवान कसम सच्ची घटना, विपुल खंड में। आगे बढ़े तो हमें लगा कि अगर फिर जांच हो रही होगी तो हम क्या करेंगे, अब खाली धनिया के पैसे बचे। तो मैं वापस गया उनके पास। हमने कहा भाई साहब अगर आगे जांच हो रही होगी तो क्या करेंगे? बोले कुछ नहीं, कोई आगे जांच हो रही तो कह देना पेप्सी। तो मैं मनोज पांडे चौराहे पे पहुंचा, जांच हो रही, तो उसने रोका। हमने कहा पेप्सी। उसने कहा जाइए। हम जो है फिर पूरा गोमती नगर पेप्सी से घूमे, पूरा गोमती नगर घूमे। तो अच्छा निश्चिंत हो गए, धनिया लेके आ गए। दूसरे दिन गोप भाई, हमने न कागज रखे, न हेलमेट रखा, कुछ नहीं रखा, मोटरसाइकिल उठाई, पेप्सी तो थी अपने पास। तो हम जैसे अम्बेडकर चौराहे पहुंचे, फिर जांच हो रही। हमने सीना ठोक के हमने कहा पेप्सी। बोला अबे किनारे लगा, आज कोका कोला है। तो ये कोड बदलते हैं। तो इस तरह से ही सब आनंद होता रहता है। तो ये होता है, ये इससे होता है। तो वो सच्ची घटना है। तो मैं क्लीन शेव रहा करता था। माइक गिर रहा है, मतलब मुझे प्रणाम कर रहा है वो। सच्ची घटना पर आधारित कविता। मैं क्लीन शेव रहा करता था। हम 10 भाई बहन हैं। नहीं, भगवान कसम 10 भाई बहन हैं। हम लोग उस जमाने के 10 भाई बहन हैं जब हमें अंग्रेजों से लड़ना था, देश को आजाद कराना था, तो 10 भाई बहन होना जरूरी था। आज हमारे यहाँ 1 होता है या बहुत हो गए 2, क्योंकि आज गरीबी से लड़ना है, बेरोजगारी से लड़ना है। वो 10 भाई बहनों के साथ नहीं लड़ा जा सकता। तो क्लीन सेव रहते थे वो। अच्छा, हमारे पिताजी की समस्या है कि 9 भाई बहनों की शादी हो गई थी, मेरी हो ही नहीं रही थी। कोई ससुर आता ही नहीं था, बिल्कुल भगवान कसम। मेरी मम्मी सामने बैठी, कोई ससुर आता ही नहीं था। अच्छा, एक आया। अच्छा, मैं कोई लड़की भी नहीं था कि किसी के साथ भाग ही जाता। बिल्कुल लड़की भी नहीं था, किसी के साथ भाग जाता। जहां माँ बाप बांधते वहीं बंधना पड़ता। लड़कों के साथ बड़ी मजबूरी होती है। वो चाहे जितनों को भगाना चाहे, किसी को नहीं भगा सकते, और लड़की चाहे जितनों को भगाना चाहे, सब भाग जाते हैं साथ में। यही अंतर है। तो कोई ससुर आते नहीं था। एक आया, मैं क्लीन शेव रहता था, आया, हमें देखा, चल दिया। पिताजी ने कहा भाई साहब क्यों जा रहे हैं? बोला इससे कौन शादी करेगा, ये तो बच्चा है। अच्छा, मैं बड़ा क्यूट और हैंडसम टाइप का लगता हूं देखने में। तो फिर मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने पूरी दाढ़ी रख ली। दूसरा आया, वो भी चल दिया। पिताजी ने कहा आप क्यों जा रहे हैं? बोले इससे कौन करेगा, ये तो गुंडा है। तब मैंने मध्य मार्ग अपनाया। हाँ, खुल के ताली बजाएगा, खुल के, खूब बढ़िया थे। तो तब मैंने मध्य मार्ग अपनाया, लेकिन फिर भी कोई प्रपोजल नहीं आया। एक दिन लखनऊ में कवि सम्मेलन था, सुरेंद्र शर्मा जी और सरिता जी आए हुए थे। तो दोपहर का खाना खाने के लिए हमने अपने घर बुलाया। पिताजी बैठे, सुरेंद्र जी बैठे, सरिता जी बैठे। सरिता जी अंदर चली गई मदर वगैरह के पास, सुरेंद्र जी बैठे, ये भी सीरियस बैठते। देखिए, पिताजी भी मुंह लटकाए बैठे हुए, अब दोनों मुंह लटकाए बैठे हुए। फिर सुरेंद्र जी ने कहा कि भाई साहब क्या बात, इतना दुखी क्यों हो? तो पिताजी बोले किसी तरह सर्वेश की भी शादी हो जाती तो हम गंगा नहा लेते। अच्छा, हमारे यहाँ उत्तर भारत में कोई अच्छा या बुरा काम जब कंप्लीट होता है तो गंगा नहाई जाती है। हम यही नहीं समझ पा रहे थे पिताजी मेरी शादी को अच्छा काम समझ रहे हैं कि बुरा काम समझ रहे हैं। तो सुरेंद्र जी बहुत विद्वान आदमी है, तो उन्होंने पिताजी से कहा ऐसा करो भाई साहब, सर्वेश का एक मैट्रिमोनियल विज्ञापन निकलवा दो, वैवाहिक विज्ञापन, हो सकता कोई फंस जाए। नहीं, बिल्कुल भगवान कसम सच्ची घटना, झूठ बिल्कुल है ही नहीं। तो मेरा विज्ञापन निकलवाया गया। उसमें मेरी उम्र 28 साल छपनी चाहिए थी, लेकिन वो गलती से 82 साल छप गई। अब हम पटेल साहब हम निश्चिंत हो गए। हमने कहा अब मेरी शादी नहीं हो पाएगी, कुंवारा ही रहना पड़ेगा। चूंकि अटल जी के शहर लखनऊ से हूं तो हो सकता है भारत का प्रधानमंत्री भी बनना पड़ जाए।
लेकिन हमारे लिए प्रपोजल्स आए 70 साल वाली का, 75 साल वाली का, 78 साल वाली का। तो हमने पिताजी की तरफ देखा, उसमें मेरी उम्र 28 साल छपनी चाहिए थी, 82 छप गई थी। तो लेकिन प्रपोजल्स आए 70 साल वाली का, 75 साल वाली का, 78 साल वाली का। तो हमने अपने पिताजी की तरफ देखा, उनकी उम्र 80 साल थी। हमने मन ही मन उनसे पूछा, पिताजी ये विज्ञापन आपने मेरे लिए निकलवाया कि अपने लिए निकलवाया है? उसी से ये कविता तैयार हुई थी। एक बार खोल के तालियां बजाइए। मैं अपने जीवन की वो कविता आज समर्पित करना चाहता हूं। आदरणीय नेताजी ने इसी प्रांगण में, इधर स्टेज बना था, मेरे ख्याल से याद नहीं है, उसके बाद उन्होंने उस पर बोला था। ये कविता मैं सुना रहा हूं, मेरे जीवन की एक अच्छी कविता है, हास्य और व्यंग्य की कविता है। पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने हमारा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया। लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया, इसीलिए तो मेरा वर्णन निविदा सूचना के बिकाऊ माल में आ गया। निविदा सूचना को हिंदी में टेंडर नोटिस कहा जाता है। देखिए, इससे समझ गए आप, क्योंकि जो शब्द समझ में आए वही हिंदी। तो टेंडर नोटिस में आ गया। अब मेरे बारे में निविदाएं आने लगी, अब मुझे खरीदने के लिए निविदाएं आने लगी, अपने अपने जोर आजमाने लगी। अब मुझे खरीदने के लिए टेंडर्स आने लगे, अपने अपने जोर आजमाने लगे। एक में था माल कितना पुराना है, जो ठेकेदारी करते हो जान जाएंगे। एक में था माल कितना पुराना है, दूसरे में था क्या जहां है जैसा है वहीं से उठाना है, तीसरे में ठहाका चाहिए। तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है, तीसरा पूछ रहा था, और चौथे में तो इतना अंबार लगा दीजिएगा आनंद का कि मजा आ जाए। तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है, और चौथा जानना चाह रहा था क्या एक बार ट्रायल करने की परमिशन है। पिताजी को लगा मामला तो संगीन होता जा रहा है, पिताजी को लगा मामला तो संगीन होता जा रहा है। अच्छा खासा नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा लगता है बिगड़ी हुई मशीन होता जा रहा है। इसलिए पिताजी ने अखबार को उसकी गलती के मामले में कंप्लेंट दर्ज कराई। अखबार ने भूल सुधार की और अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई। कहां बेचे दे रहे थे, कहां किराए के लिए खाली में आई। अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, महोदय कौन है आप? वो बोला, पढ़ी लिखी जवान बेटी का गरीब बाप। वो बोला, पढ़ी लिखी जवान बेटी का गरीब बाप, आपने सूचना निकाली है कि आपका नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा किराए के लिए खाली है। हालांकि मैं आपको मुंह मांगी रकम कभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन वादा करता हूं कि अपना घर द्वार बेचकर कम से कम 1-2 साल के लिए किराए पर अवश्य ले पाऊंगा। आप इशारा समझ गए मैं किस तरफ ले चल रहा हूं। आप मुझे हताश मत कीजिएगा, इस गरीब बेटी के बाप को निराश मत कीजिएगा। आप मुझे हताश मत कीजिएगा, इस गरीब बेटी के बाप को निराश मत कीजिएगा, क्योंकि इससे मेरा कल्याण हो जाएगा। भले 1-2 साल के लिए ही सही, पर एक निर्धन बेटी को सुहाग तो मिल जाएगा। भले 1-2 साल के लिए ही सही, पर एक निर्धन बेटी को सुहाग तो मिल जाएगा। और मेरी समझदार बेटी आपका पूरा किराया अदा कर जाएगी। मैं जिस समस्या और जिस त्रासदी को उठाना चाहता हूं वो आपके सामने रखता हूं, और मेरी समझदार बेटी आपका पूरा किराया अदा कर जाएगी, और आपका इशारा पाते ही किसी न किसी वजह से बहुत जल्द मर जाएगी। तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा, तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा, अपने बेटे को दूसरी जगह उठा दीजिएगा। तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा, अपने बेटे को दूसरी जगह उठा दीजिएगा, क्योंकि दहेज के मौसम में, अब आपकी सहमति की अच्छी सी तालियां उठें, क्योंकि दहेज के मौसम में आजकल ऐसे भी दिन आने लगे हैं कि माँ बाप अपने विवाह योग्य बेटों को किराए पर उठाने लगे हैं। और गरीब माँ बाप की बेटियां इसी तरह अपनी गरीबी का प्रायश्चित करती रहती हैं। इसीलिए तो शादी के बाद बहुत जल्द किसी न किसी वजह से मरती रहती हैं। मुझे लोग स्माइल मैन कहते हैं। तो भाइयों बहनों, मैं ये जो आपको हंसता मुस्कुराता, कविता की अंतिम 2 पंक्तियां, भाइयों बहनों, ये जो मैं आपको हंसता मुस्कुराता स्माइल मैन दिख रहा हूं,
असलियत ये है कि मैं एक दहेज लोभी बाप का बेटा हूं और हर साल किराए पर बिक रहा हूं, हर साल किराए पर बिक रहा हूं, हर साल किराए पर। जब ये कविता मैंने सुनाई, आदरणीय उदय दादा संचालन कर रहे थे, नेताजी नीचे से उठ के मंच पे आए और उन्होंने थोड़ी देर तक दहेज पर बोला और उस दिन हाथ उठा करके सबसे शपथ दिलवाई थी कि हम दहेज नहीं लेंगे। यही असली कर्तव्य कवि का है। भले लाख मुस्कुराहटें हों, लेकिन अंत में ऐसी बात जरूर होनी चाहिए जो समाज को एक कोई दिशा दे सके। बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। मेरा काव्य पाठ समाप्त होता है।